दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हल करेंगे और ज़बरदस्त कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ध्यान से देखनी है क्लास और अपने साथियों को ये शेयर करनी है। जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस प्रकार की क्लास आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं। तो 6 नहीं होते, 4 होते हैं, 7 नहीं, 2 भी नहीं। कौन कौन से होते हैं मूल स्वर? ए, ई, उ और री, ये मूल स्वर होते हैं 4। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए बस। अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? अपेक्षा, तो इसकी संधि विच्छेद बता दूँ मैं आपको इससे पहले। तो इसकी हो जाएगी अप प्लस इक्षा, अप प्लस इक्षा। तो ये बनेगी इसकी, और कौन सी संधि हो जाएगी ये? तो ये गुण संधि हो जाएगी। और ये गुण संधि किसका भेद है? आप सभी को ही पता है कि ये स्वर संधि का भेद है, ठीक है ना। तो दीर्घ संधि नहीं है। दीर्घ संधि में तो आ, बड़ी ई, बड़े ऊ और बड़ी री की मात्रा बनती है, तो वर्धिज नहीं है। गुण संधि हो जाएगी ये, व्यंजन संधि तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं है? तो इसमें क्या है? सुरेश, सुरेश। सुरेश में कोई भी मतलब क्या उपसर्ग नहीं है, ये अपने आप में एक मूल शब्द है, ठीक है ना। अत्यधिक, इसमें अति उपसर्ग हो जाएगा। विदेश में वि उपसर्ग है, सुयोग में सु उपसर्ग है। तो सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं है। और ये सुरेश संधि कौन सी है? संधि हो जाएगी ये कौन सी? ये भी गुण संधि हो जाएगी, जैसे सुर प्लस ईस, सुर प्लस ईस, देवताओं के भगवान सुरेश, गुण संधि हो जाएगी। तो मैंने आपको जो है बिल्कुल पूरी एक एक बात इसकी बता दी है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा प्रत्यय, तो देखो सवेरा, सवेरा तो अपने आप में एक मूल शब्द है। इसमें न कोई प्रत्यय है न कोई उपसर्ग है। घनेरा, घन प्लस एरा, घन प्लस एरा, इसमें यह प्रत्यय है। सपेरा, सांप प्लस एरा, इसमें भी एरा प्रत्यय है। ममेरा, मामा प्लस एरा, इसमें भी एरा प्रत्यय है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? आंसर ए सही हो जाएगा। इसमें एरा प्रत्यय नहीं है, बाकी सभी में एरा प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखो, निर्विकार में कौन सा समास है? निर्विकार, तो निर और विकार। विकार का मतलब क्या होता है? बदलाव, दोष। और निर का मतलब क्या होता है? रहित, विकार से रहित। तो उसमें अव्यय और उपसर्ग से युक्त जो प्रधान होता है वो अव्ययभाव समास होता है। तो अव्ययभाव समास पहला ही है, इसमें द्विगु समास नहीं है। द्विगु समास में पहले पद में पहला पद संख्यावाची होता है, द्वंद्व और दोनों के बीच विशेष्य और विशेषण का बोध पाया जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता रहती है और इसमें एक जोड़े से होते हैं, हाथ पैर, माता पिता, पति पत्नी, मोटा पतला, छोटा बड़ा, ये सभी द्वंद्व समास में आते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि उसमें किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अव्ययभाव समास इसका आंसर हो जाएगा। आपको 4 बातें और बता दी मैंने। आगे देखो, इस क्लास में विश्लेषण वाली क्लास रहती है ये, तो एक एक शब्द को देखा करो। आगे देखो, आदर्श शब्द का पर्यायवाची है। आदर्श का पर्यायवाची शब्द, आदर्श का प्रतिमान होता है, मानक भी होता है, यथार्थ तो नहीं होता, प्रतिरूप भी होता है। तो आदर्श का पर्यायवाची शब्द है, ये इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज गलत है प्रश्न की, नहीं है पूछना था यहाँ पे, नहीं है। तो इसके ये तीनों हैं,
मानक भी होता है आदर्श का, प्रतिमान भी होता है, प्रतिरूप भी होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये नहीं है इसका। आगे देखो, मूक शब्द का विलोम होगा। मूक, मूक का मतलब क्या होता है, चुप, चुप रहने वाला या चुप। तो क्या हो जाएगा इसका, वाचाल, वाचाल हो जाएगा। वाचाल क्या होता है, बहुत बोलने वाला। लो है नहीं होता, शाप भी नहीं होता, हास भी नहीं होता, ये तो वैसे ही दे दिए और कोई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, वाचाल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। मुक्ति पाने का इच्छुक, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, जिजीविषा, ये होता है जीने का इच्छुक, ठीक है ना, जीने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासा होता है कुछ जानने की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु हो जाएगा, मुमुक्षु, मोक्ष की या मुक्ति पाने का इच्छुक या मोक्ष की इच्छा करने वाला व्यक्ति क्या होता है, मुमुक्षु होता है। पिपासा होता है प्यासा व्यक्ति या पानी की इच्छा रखने वाला, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, देशज। तो इसमें वत्स, ये तो तत्सम शब्द है। नारियल, ये हिंदी का शब्द हो गया। पछतावा, ये भी कोई विदेशी शब्द है। रेवड़ हो जाएगा इसमें, रेवड़। देशज शब्द का मतलब जो, मतलब अपनी क्षेत्रीय बोलियों से जो लिए जाते हैं जो शब्द, और जिनका मतलब स्रोत का पता नहीं है कि कहाँ से आया है, तो वो देशी शब्द होते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, कौन सी है, यानी कि सर्वनाम से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी हुई है। पहले सर्वनाम ढूंढना है हमें। अपनापन किससे बना, अपना से बना, अपना। छुटपन, हाँ तो अपना क्या है, अपना सर्वनाम है इसमें। छुटपन, छोटा, छोटा क्या है, विशेषण है। लिखावट, बना लिखाई से, लिख से, ठीक है ना। तो लिख क्या है, क्रिया है। लड़कपन, लड़का से बना, ये लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा इसमें, सर्वनाम बना अपना, अपनापन से भाववाचक संज्ञा बनी, ये सर्वनाम है इसमें। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप सभी को ही पता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, प्रथम पुरुष कह लो या अन्य पुरुष कह लो, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है ना। ये 3 भेद होते हैं इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के। आगे देखो, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है। तो गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में विशेषण पूछा इसने। तो देखो, इसमें सार्वनामिक विशेषण तो नहीं है। सार्वनामिक विशेषण तो सर्वनाम की विशेषता बताता है, जिस प्रकार से मतलब संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताना, ये है, वह है, उसका, ये, यही, तो ये नहीं है। गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। दूध की विशेषता बताई है, और विशेषता भी कौन सी बताई है, एक उसमें गुण, भाव, दशा, दोष, इनकी जो विशेषता बताए उनका जो होता है। तो ये गर्म क्या है, उसका भाव है दूध का, ठीक है ना। तो गुणवाचक विशेषण हो गया। परिमाणवाचक विशेषण नहीं होगा। परिमाणवाचक विशेषण तब होता कब कि मोहन, जैसे कि क्या कहें, जैसे कि भाई बाल्टी में 3 लीटर दूध है, बाल्टी में 3 लीटर दूध है, तब यहाँ परिमाणवाचक विशेषण आता। संख्यावाचक विशेषण तो होता ही नहीं। संख्यावाचक विशेषण तो जो गणना करने योग्य जो वस्तु होती हैं उनके साथ जुड़ता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। आगे देखो, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं, तो उसे कर्म क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं उसे। सीधा फल कर्म पर पड़े, कि जैसे मोहन, मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो पढ़ता है ये क्रिया है, और इसका सीधा फल किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पे पड़ रहा है, न कि मोहन पे।
क्यों? क्योंकि पढ़ क्या रहा है, वो पुस्तक पढ़ रहा है, वो मोहन को थोड़ी ना पढ़ रहा है। तो प्रभाव पढ़ना क्या होता है? कर्म का फल पढ़ना मतलब उस पर प्रभाव पड़ना, ठीक है ना। तो क्या है, यहाँ पुस्तक पर प्रभाव पड़ रहा है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी ये, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, ठीक है ना, तो वहाँ कोई कर्म नहीं होता, ये हो जाएगा इसमें। नाम धातु प्रेरणार्थक क्रिया ये नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया, यह उदाहरण किस वाच्य का है? राकेश के द्वारा, तो वाच्य से प्रश्न पूछा गया, तो देखो कर्तरीवाच्य तो नहीं है। कर्तरीवाच्य तब होता कि राकेश ने पत्र लिखा, राकेश ने पत्र लिखा। इसमें न कोई से का बोध है, न कोई के द्वारा का बोध है कर्ता के साथ, तो कर्तरीवाच्य की, कर्ता की प्रधानता होगी इसमें, तो ये कर्तरीवाच्य होता तब। तो कर्तरीवाच्य नहीं है। भाववाच्य भी नहीं है। भाववाच्य में मतलब क्या होता है कि कर्म नहीं होता, कर्म होता ही नहीं है। कि जैसे राकेश ने लिखा या फिर राकेश से लिखा गया, ऐसा होता तो फिर ये भाववाच्य बन जाता। कर्मवाच्य हो जाएगा ये, क्या कर्मवाच्य हो जाएगा? कर्म क्या है इसमें? पत्र है, और राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया, तो यहाँ पत्र की इसमें कर्म की प्रधानता है, इसलिए कर्मवाच्य बन गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारे पास। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? तो लिखता होगा मतलब कार्य का मतलब ये तो निश्चित रूप से पता नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, संदेह बना हुआ है, लेकिन कार्य अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल तो नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कर्म में हो, सॉरी यहाँ वर्तमान में चल रहा है, तो संदिग्ध वर्तमान काल ये हो जाएगा इसमें। संदिग्ध वर्तमान काल, संदेह बना हुआ है कि भाई लिख रहा होगा या लिखता होगा, ठीक है ना। तो ये इसमें सामान्य भविष्यत काल भी नहीं है, संभाव्य भविष्यत काल भी नहीं है। संभाव्य भविष्यत काल में क्या हो जाएगा? जैसे कि आज संभवतः आज वर्षा हो, ये संभाव्य में आ जाएगा। सामान्य भविष्यत काल में जैसे वह पत्र लिखेगा, ये हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, तो कौन सा हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा इसमें। रेखांकित का कारक बताइए, तो रेखांकित का कारक बताइए। इसमें रेखांकित वैसे है नहीं, तो इसमें रेखांकित इसको मान लो तुम पत्थर से मान लो, ठीक है ना, पत्थर से। तो क्या हो जाएगा? कर्ता नहीं है इसमें, पत्थर से के द्वारा कर्ण कारक है, कर्म भी नहीं है, कर्ण हो जाएगा, अपादान भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अब यदि मेंढक को पत्थर से मत मारो, मेंढक को, ठीक है ना, तो ये होता, तो यहाँ हो जाता कर्म कारक। क्या हो जाता? कर्म कारक, क्योंकि को आया हुआ है साथ में परसर्ग, ये हो जाएगा इसमें। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कर्ण कारक हो जाएगा, पत्थर से करेंगे और मेंढक को करेंगे तो हो जाएगा कर्म कारक। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है? निपात क्या होता है? जो किसी शब्द के बाद जुड़कर उस शब्द में एक विशेष बल प्रदान कर दे, ठीक है ना। जैसे उदाहरण दो कि मोहन के साथ सोहन ही जाएगा, सोहन ही जाएगा। अब ही क्या है? निपात है, और इसमें सोहन के साथ जुड़कर जो है, इसमें सोहन शब्द में एक विशेष बल प्रदान कर दिया इसने, तो वो निपात होते हैं। तो इसमें निपात कौन सा है? देखो निपात नहीं है पूछा इसने, ही भी होता है, भी होता है, तक भी होता है, और जैसे तक में कैसे कि मैं आपके साथ दिल्ली तक ही जाऊंगा, दिल्ली तक। तो ये तक क्या है? दिल्ली के ऊपर विशेष फोकस कर दिया इसने। मैं नहीं है, मैं ये सर्वनाम है, और सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा और उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है।
एक एक बात मैंने आपको बता दी है। जो साथी नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, अपने साथियों को शेयर भी करना ज़्यादा से ज़्यादा। आगे देखो, कोष्ठक में दिया गया चिन्ह किसका है? देखो ये ऐसे ये देखें तो इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह बोलते हैं इसको। योजक चिन्ह कौन सा तो नहीं होता, योजक चिन्ह तो ऐसे होता है। आगे आगे देखो, उदाहरण चिन्ह हो गया ये। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह ऐसे होता है इस प्रकार से। हंसपद या त्रुटिपद चिन्ह, ये हंसपद त्रुटिपद चिन्ह भी नहीं है। हंसपद त्रुटिपद चिन्ह कैसे होता है? वो होता है ऐसे, इस प्रकार से ऊपर जो दिया हुआ। आगे देखो, नेक्स्ट देखो आगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध पूछा इसने, तो देखो इसमें सांसारिक, सांसारिक हो जाएगा, सांसारिक सही है। तो कैसे बनाइए? संसार, संसार से एक प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? सांसारिक। तो यही शुद्ध है इसमें। संसारिक भी नहीं होता, सांसारिक ये भी नहीं होता, क्योंकि इसमें रे को मात्रा बड़ी है, छोटी आ गई। संसारिक ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, यह चित्र बड़ा सुंदर है, इस वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? यह चित्र बड़ा सुंदर है, ये देखो बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि रहेगी, क्योंकि यहाँ जो है बहुत सुंदर है, यहाँ आता बड़ा की जगह बहुत सुंदर है, यह चित्र बहुत सुंदर है, ठीक है ना। और बहुत यदि ये पूछे कि बहुत यहाँ पे क्या है, तो बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण, क्योंकि विशेषण की विशेषता बताने वाला क्या होता है? प्रविशेषण होता है। तो यहाँ बड़ा की जगह बहुत आ जाएगा। क्रिया संबंधी भी नहीं है, सर्वनाम संबंधी नहीं है, संज्ञा संबंधी भी अशुद्धि नहीं है, तो यहाँ विशेषण संबंधी अशुद्धि बन जाएगी। अगला मुहावरे से पूछा है प्रश्न, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पानी पानी होना ये मतलब क्या है? शर्मसार होना। शर्मसार होना आपको सुना ही होगा आपने। इतनी बरसात हुई कि आंगन में पानी पानी हो गया, बिल्कुल नहीं। शरीर में पानी ही पानी, बिल्कुल नहीं। दाल में पानी पानी हो गया, बिल्कुल नहीं। चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया, ये हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये वैसे इसने इसका थोड़ा सा वो हो गया, इसने इसका वाक्य बना दिया। इसका अर्थ क्या होता है? शर्मसार होना, लज्जित होना। आगे देखो, किस क्रमांक वाली ध्वनि है? तो इस हाँ, ये जहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट हुआ इसमें, ये ई क्रमांक वाली ध्वनि पूछा इसने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखो, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उच्छिष्ट, तो देखो क्या हो जाएगा इसका? पहले उत प्लस शिष्ट हो जाएगा, उत प्लस शिष्ट। अब पूछोगे सर जो नहीं यहाँ से छ और छ कहाँ से आ गया? तो ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। किसका? व्यंजन संधि का है। नियम क्या है इसका? कि यदि तय के बाद से हो, तय के बाद सलगम वाला से हो, तो क्या हो जाएगा? तय का बन जाएगा च, ठीक है, और श का बन जाएगा छ, ठीक है ना। तो देखो, उच्छिष्ट, उत प्लस शिष्ट हो जाएगा इसका। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तय का बन गया चयादा, ये वाला, और इस सी का बन गया छी, ये ऐसे उच्छिष्ट। तो व्यंजन संधि रहेगी। ये पूछ ले कि कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखिए, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन्वेषण, तो ये इसमें कौन सा बन जाएगा? इसमें अनु उपसर्ग बनेगा। अनु, अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण बन जाएगा इसका। अब ये पूछे कि इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें संधि बता देना, स्वर संधि है। और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है का भेद है? तो इसमें यण संधि का भेद है, यण, ठीक है ना। यण संधि का भेद कैसे? क्या इसका नियम होता है कि जब ऊ या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, तो क्या बन जाएगा? ऊ का वह बन जाएगा,
ठीक है ना, ऊ का वह बन जाएगा। तो इसका इस प्रकार से अन्वेषण बन गया। तो इसमें अनु उपसर्ग है, अन भी नहीं है, अनव भी नहीं है, तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ढक्कन शब्द में प्रत्यय है ढक्कन, तो इसमें ढक ढक प्लस अन ये प्रत्यय बनेगा। इसमें कौन सा बन जाएगा, ढक प्लस अन प्रत्यय बन जाएगा। तो इसमें अन प्रत्यय है, कन भी नहीं है, न प्रत्यय तब होता, न प्रत्यय इसमें तब होता कि जब यहाँ ये इसको कै को हलंत नहीं होता। ठीक है ना, कैसे होता तो तब अन होता, अब यहाँ हलंत है तो इसको ए इसमें आ जाएगा और ये ढक्कन बन गया। आगे देखो, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। द्विगु समास अभी जिक्र हुआ था थोड़ी देर पहले कि उसमें पहला पद जो है संख्यावाची होता है और दोनों के बीच क्या होता है, मतलब विशेष्य विशेषण का बोध पाया जाता है। लेकिन संख्यावाची पद बहुब्रीहि समास में भी होता है, लेकिन वो जब होता है तो वो किसी और दूसरे विशेष किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, के लिए काम करता है वो, और विशेष रूप से कोई मतलब देवी या देवता के लिए विशेष रूप से। तो देखो, चौराहा चार राहों का समूह द्विगु समास है। त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह, ये भी क्या है, द्विगु समास है। चतुर आनन चार हैं, देखो चतुर और आनन, तो चतुर क्या होता है चार, आनन होता है मुख, चार है आनन जिसके मुख अर्थात कोई व्यक्ति। ठीक है ना, तो सप्ताह सात आहों का समाहार, सप्त और अह मतलब होता है दिन, तो सात ये भी द्विगु समास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, इसमें द्विगु समास नहीं है। परिजात किसका पर्यायवाची है, तो परिजात कमल का भी नहीं है, गुलाब का नहीं है, और कल्प वृक्ष इसका हो जाएगा, कलिप वृक्ष, कवड़ा भी नहीं, केवड़ा भी नहीं है, तो कलिप वृक्ष का परिजात पर्यायवाची हो जाएगा। सघन का विलोम शब्द क्या होता है, सघन, तो सघन का मतलब होता है गहरा। ठीक है ना, और इसका विरल हो जाएगा, विरल का मतलब होता है कोई एक दो, ठीक है ना, बहुत ही कम। तो अचल भी नहीं है, अचल तो पर्वत का होता है। जटिल क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। गहन भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, तो क्या हो जाएगा, ये इसका जिज्ञासु हो जाएगा। जो अभी पीछे प्रश्न आया था उसमें मैंने बता भी दिया था। तो ये तपस्वी तो तपस्या करने वाला होता है, सन्यासी और तपस्वी लोग एक होते हैं, जिज्ञासु हो जाएगा, इसमें पिपासु भी नहीं आएगा। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द अनमोल भी नहीं है, अनमोल तद्भव है, इसका अमोल हो जाएगा। ठीक है ना, अमोल इसका क्या हो जाएगा, हाँ। और अमरूद भी क्या है, तद्भव है, इसका क्या हो जाएगा। और कवि है इसमें तत्सम, कवि शब्द जो है वो तत्सम है। चिड़िया क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम हो जाएगा चटका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, जो क्रिया से बनी हुई है और वो भाववाचक संज्ञा बनी हुई नहीं है। तो पढ़ाई ये क्रिया से बनी है, पढ़ना क्रिया है। दौड़ भी क्रिया है। उतराई उतरना इससे भी क्रिया है। खटाई खट्टा ये विशेषण है, खट्टा, और इससे भाववाचक संज्ञा बनी खटाई। ठीक है ना, तो ये क्या है, यही आंसर हो जाएगा इसका, ये विशेषण से बनी है न कि क्रिया से। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयुक्त हुआ है। तो मध्यम पुरुष जो जहाँ तू और तुम का जिक्र होता है, तू और तुम का जिक्र होता है, तो वहाँ होता है मध्यम पुरुषमान सर्वनाम। मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना
अपना तो ये किसके लिए आता है, निजवाचक के लिए आता है, निजवाचक सर्वनाम। यानी कि मैं अपना काम स्वयं कर दूंगा, ठीक है ना। बच्चे को अपना काम गृह कार्य खुद करने दो। मैं खुद, स्वयं, निज, अपने आप, ये निजवाचक में आ जाएगा, ये तो नहीं है। आप गांव से कब आए, ये हो जाएगा। यहाँ आप जो है वो तुम का बोध करवा रहा है कि जैसे तुम गांव से कब आए, तो तुम और तुम्हारा या तू, उसका बोध क्या होता है, मध्यम पुरुष शुरुआत में होता है। आप काज, महाकाज, ये भी नहीं। अपना कार्य, महान कार्य, ये भी निजवाचक में आ जाएगा। वह अपने आप चला जाएगा, ये भी किस में आ जाएगा, अपने आप का बोध होगा, निजवाचक में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो, यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है, तो कौन सा हो जाएगा, यह लड़का बहुत होशियार है। तो लड़का, यह जो शब्द जो है पद, ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि इसने लड़के की यहाँ संज्ञा से पहले आकर इस लड़के की विशेषता बताई है। संज्ञा से पहले आकर इस लड़के की विशेषता प्रकट की है इसने, कि भाई लड़का कैसा है, होशियार है, कमज़ोर है, सामान्य है, ठीक है ना। कि जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताई उस संज्ञा की, ठीक है ना, वो होता है सार्वनामिक विशेषण। अब इसको यदि ये होता कि यह लड़का है, इतना ही होता सिर्फ, तो ये होता निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। बस फर्क इतना ही होता है कि मतलब यदि संज्ञा से पहले आकर वो सिर्फ संज्ञा ही हो उसके बाद में और कुछ ना हो, तो वो होता है निश्चयवाचक। और संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दे, उसके बारे में कुछ और जानकारी और बातें बताए, तो वहाँ हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। बस इतना ही फर्क है। गुणवाचक भी नहीं है, परिमाणवाचक भी नहीं है, संख्यावाचक भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं। अभी देखो पहले आया था वो प्रश्न, तो वो तो कर्म पर था, तो कर्ता पर पड़े तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ अकर्मक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। जैसे श्याम, श्याम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, तो प्रभाव, पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सीधा श्याम पे पड़ रहा है। भाई कौन पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है। वहाँ क्या था, पुस्तक पे पढ़ रहा था, श्याम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है ना। तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी यहाँ पे। आगे देखो, भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है, भाववाच्य। तो भाववाच्य का मतलब सीधा दिमाग में आना चाहिए कि जहाँ अकर्मक क्रिया होनी चाहिए, अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं हो। तो मालती खाना खाती है, ये तो कर्तरीवाच्य हो गया, क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता है। रमेश खाना खा सकता है, रमेश खाना खा सकता है, ये भी कर्तरीवाच्य हो गया। हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, यहाँ हो जाएगा इसमें ये वाला। हिमेश से, यहाँ सेब का बोध करवा दिया, ठीक है ना, और दौड़ा नहीं जाता, ये हो गया इसमें। इसमें कोई भी कर्म नहीं है और इसका भाववाच्य बन रहा है इसमें। कर्मवाच्य और भाववाच्य में बनाते समय कर्ता के साथ से या के द्वारा का बोध होता है। ये मैंने वाच्य का चैप्टर भली प्रकार से करवा रखा है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, वो देखने के बाद आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। यहाँ से आगे देखो, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। संदिग्ध जिसमें संदेह बना हुआ हो, तो जैसे देखो, बाजार खुलने पर हम सामान खरीदेंगे, ये सामान्य भविष्यकाल हो गया। वह शायद पढ़ाई के लिए कोटा जाए, तो ये संभाव्य भविष्यकाल हो गया, ठीक है ना। तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे, कार्य जारी है उसके अनुसार, लेकिन निश्चितता नहीं है, तो क्या, संदिग्ध वर्तमान काल हो गया, ठीक है ना। उसने गाना गाया, ये तो सामान्य भूतकाल हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो, उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, तो कौन सा है, पेचकस के द्वारा, ये वाला। तो जो है यहाँ साधन की सहायता से कार्य सिद्ध हो रहा हो जहाँ भी, तो वो क्या होगा, करण कारक हो जाएगा।
तो पेचकस के जो ढक्कन खोलने की जो प्रक्रिया है अर्थात क्रिया है वो किसके द्वारा सिद्ध हुई, वो पेचकस के द्वारा सिद्ध हुई। और पेचकस क्या है, कर्ण। तो क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखो क्या है, पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए, ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। आगे क्या पूछा इसने, वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक पूछा है भाई इसने। तो देखो इसमें समुच्चय बोधक क्या होते हैं, तो समुच्चय बोधक वो होते हैं और, तथा, ठीक है ना, या, अथवा, ताकि, ये सभी क्या होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ी, थोड़ी तो ये क्या है, विशेषण हो जाएगा यहाँ पे, विशेषण है थोड़ी बर्फ। और विशेषण कौन सा बन जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण बन जाएगा, ठीक है ना। धीरे धीरे ये क्या है, ये क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि हिलाओ ये जो हिलाना है क्रिया है, और धीरे धीरे इसकी विशेषता है तो क्रिया विशेषण हो गया, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ताकि ये समुच्चय बोधक है, जल्दी, जल्दी ठंडा हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये फिर क्रिया विशेषण आ गई, और ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगी। मैंने आपको इस प्रश्न में 5 प्रश्न बता दिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा इसमें। आगे देखो, कोष्ठक में दिया गया चिन्ह किसका है। देखो ये अभी बताया था पद से इस प्रकार का, जो ये इस प्रकार से, तो ये होता है हंसपद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह, ठीक है ना। बीच में से कोई यदि हम लिख रहे हैं और वाक्य में कोई शब्द छूट जाए तो ऐसे करके उसमें वो शब्द यहाँ लिख देते हैं, तो होता है हंसपद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह। तो योजक चिन्ह भी नहीं है, लाघव चिन्ह भी नहीं है। लाघव चिन्ह ऐसे होता है एक गोल दायरा सा, ठीक है ना। निर्देशक चिन्ह भी नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध पूछा है। तो देखो यहाँ बड़ा जो है ना कहीं कन्फ्यूजन रहता है, कुछ जो है ऐसे लिखते हैं, लगभग ऐसे, आशीर्वाद को ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये तो आशीर्वाद है। आशीर्वाद सही कौन सा हो जाएगा इसमें, ये गलत है, हाँ ये हो जाएगा इसमें, ये वाला पहला, ये भी गलत है क्योंकि से में से को मात्रा यहाँ छोटी कर रखी है, बड़ी बनेगी, गलत। आशीर्वाद ये भी नहीं है, आशीर्वाद ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, इस वाक्य में किस तरह की, इसमें किस तरह की अशुद्धि है। तो कौन सी अशुद्धि, देखो वाच्य की शुद्धि ये तो बिल्कुल नहीं है, पुनरुक्ति की अशुद्धि ये भी नहीं है, पदक्रम संबंधी अशुद्धि ये हो जाएगा इसमें। पदक्रम कैसे, यहाँ होता कि देश महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा, ऐसे होता ये। तो पदों की जो हेर फेर है, पदों को आगे पीछे किया गया है वाक्य में, तो उसको बोलते हैं पदक्रम अशुद्धि। पदों का जो क्रम है वो सही नहीं है। ये वाक्य ऐसे होता कि देश महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा, ऐसे होता ये। आगे देखो, बालू से तेल निकालना, बालू से तेल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ये हो जाएगा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, ये तो अक्षर भंगुर होती है, ये नहीं है। असंभव कार्य करना, बालू, बालू जो रेत होती है उससे तेल निकालना, क्या निकल सकता है क्या, कितनी भी कोशिश करने, तो ये असंभव कार्य करना, ये हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पूर्णतः स्वस्थ रहना ये नहीं है, बहुत साधन संपन्न होना ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आज टेट हो, सीईटी हो, या फिर एसएससी जीडी हो, या फिर एसएससी का कोई भी पेपर हो, जहाँ भी हिंदी का पार्ट आता है वहाँ से इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो अपने साथियों को शेयर करें, जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।